नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद तेजा पे। मेरा नाम है मनु और मैं आपके साथ शुरुआत करूंगा आज के एसएससी जीडी के पीवाई की क्वेश्चंस की, जिसमें हम कवर करेंगे आपके जीके एंड जीएस का पार्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 2। आइए, प्रश्न संख्या 1 क्या है। प्रत्येक वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्पुजा के पास आयोजित नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता देश श्रेणी की सबसे प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। ऑप्शन है आपकी बैडमिंटन, बास्केटबॉल, नौका दौड़ या घुड़दौड़। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, नौका दौड़। कहाँ करी जाती है ये होती है आपकी केरल में। किस महीने की जाती है? ये आपके आषाढ़ महीने के दूसरे शनिवार को की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। संगीत नाटक अकेडमी भारत की संगीत नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकेडमी है। इसे 1952 में तत्कालीन देश भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्ना थे। ऑप्शन देखते हैं, परिवहन मंत्रालय, कला मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या नृत्य मंत्रालय। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा मंत्रालय। तो किसके द्वारा दिया जाता है ये? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? ध्वनि की जो प्रबलता होती है उसकी इकाई क्या है, किस में मापी जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं आपके। डेसिबल, वाट वर्ग मीटर, हर्ट्ज या ध्वनि की तीव्रता। दोस्तों, वाट वर्ग मीटर जो होता है आपका, ये ध्वनि की तीव्रता होती है, ध्वनि की तीव्रता की मापक होती है। हर्ट्ज क्या होता है? ये ध्वनि की आवृत्ति की मापक होती है। आवृत्ति। सही उत्तर कौन सा होगा हमारा? डेसिबल। ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो किस में मापी जाती है? आपकी डेसिमल में मापी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 क्या है। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताता है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम क्षेत्र कंबलों के लिए तथा डैश सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है वो तो आपका कंबलों के लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है। और डैश कौन सा क्षेत्र सोने की कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था? ऑप्शन देखते हैं। दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत या पूर्वी भारत। तो सही उत्तर हमारा कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1, दक्षिण भारत। जैसा कि आप सबको पता होगा, कोलार की गोल्ड फील्ड्स के बारे में आपने सुना होगा। वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वे अपने गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए प्रसिद्ध है। और आपने सुना होगा गोलकुंडा की गुफाएं सुनी होंगी आपने, सॉरी गोलकुंडा की खानें होती हैं। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ था? आपको याद होगा, कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। कोहिनूर हीरा। तो ये हमारे दक्षिण भारत में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्णालु त्योहार मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम या तेलंगाना। ऑप्शन 4। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन 4, तेलंगाना। कहाँ मनाया जाता है ये त्योहार आपका? तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ये हिंदुओं का त्योहार है और ये किसके लिए समर्पित होता है? ये होता है आपका महाकाली के लिए। तो माँ महाकाली के लिए ये समर्पित होता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपकी, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? 1, मुद्रा जारी करना। 2, अंतिम ऋणदाता। आइए अब देखते हैं। मुद्रा जारी करना, बिल्कुल सही बात है ये।
आरबीआई के द्वारा ये क्या जारी किया जाता है, मुद्रा जारी की जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी। अगला क्या है, अंतिम ऋणदाता। ये भी बात आपकी सही है। जब भी कभी बैंकों को अल्प समय के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो वो किसके पास जाते हैं आपके, वो जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के पास, आरबीआई के पास। वो उनसे क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं। तो अंतिम ऋणदाता भी हमारा कौन है, आरबीआई। तो यहाँ पे हमारे दोनों कथन सही हैं, कथन एक और दो दोनों सही हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2, कथन एक और दो दोनों आपके सही हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 में क्या है, देश ने जून 2023 में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए डे NULM के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन क्या है इसके, संयुक्त राष्ट्र महासभा, UNGA, यूनेस्को, UNDP या WHO। सही उत्तर कौन सा हुआ आपका, ऑप्शन नंबर 3, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 में क्या है, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना SECC 2011 में वंचना को मापने के मापदंड में से कौन सा एक सही, कौन सा एक नहीं है। ठीक है, चार ऑप्शन है इसके, पढ़ लेते हैं चारों ऑप्शन। ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 वर्ष की कोई वयस्क महिला ना हो। दूसरा, दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार। तीसरा, ऐसे परिवार जिनमें केवल एक कमरा हो और कोई ठोस दीवार या छत ना हो। ऑप्शन 4, ऐसे परिवार जिनमें कोई सक्षम सदस्य ना हो। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1, ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 वर्ष की कोई वयस्क महिला ना हो। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश हैं उन्हें आंध्र प्रदेश किस को आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देखते हैं, संजय किशन कौशल, S अब्दुल नजीर, संजीव खन्ना, भूषण रामकृष्ण गवई। सही उत्तर कौन सा हुआ आपका, ऑप्शन नंबर 2, S अब्दुल नजीर। इनको क्या बनाया गया है, आंध्र प्रदेश का आपको राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये कौन थे, आपके सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। करंट के लिए आपको एक खबर और बता दूं, ये आपके संजीव खन्ना जी हैं। ये कौन है, भारत के नए CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये कौन से नंबर के हैं, 51वें नंबर के हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू डैश प्रभाव में 1951 में अपनी पहली FYP शुरू की। क्या मतलब है FYP, ये आपका 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसके, समाजवादी, पूंजीवादी, सत्तावादी पूंजीवादी या अराजकतावाद। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, समाजवाद। दोस्तों 5 ईयर प्लान जो है, पंचवर्षीय योजना जो है, वो किस देश से ली गई है, वो आपके रूस से ली गई है। उस समय क्या था वो नाम, उस समय था USSR, आज क्या है, रूस। तो रूस से ये लिया गया है आपका, पंचवर्षीय योजना आपकी रूस से ली गई है। अगला प्रश्न, भारत में अनुच्छेद 333 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक राज्य की विधानसभा में डैश सदस्यों से अधिक नहीं होंगे। आपका जो अनुच्छेद है 333
के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कितने सदस्य अधिक नहीं होंगे? तो प्रश्न ऑप्शन देखते हैं, 400, 600, 500 या 300। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 500। मतलब किसी भी विधानसभा में, किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। सबसे ज्यादा सदस्य किस विधानसभा में है? तो वो आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, अमृतसर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? अमृतसर की संधि, ऑप्शन देखते हैं इसके, 1810, 1809, 1808 या 1811। सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, 1809। किस किस के बीच की गई थी ये संधि? ये आपकी की गई थी महाराजा रणजीत सिंह के और अंग्रेजों के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13, उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम। ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन एक है कथक, गरबा, छऊ या कथकली। तो दोस्तों कथकली जो है आपका कहाँ का है? ये आपका केरल का है। छऊ कहाँ का है? ये आपका पूर्वी भारत का है। गरबा कहाँ का है? ये आपको पता होगा, ये आपके गुजरात का है। तो सही उत्तर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1, कथक। कथक क्या है? इंडो फारसी नृत्य शैली से मिलकर बना हुआ है। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की ही शैलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और कथक साथ ही साथ हमारी 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें भी शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? पन्नालाल घोष किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? पन्नालाल घोष जो है वो किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन देखते हैं, शहनाई, तबला, घटम या बांसुरी। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, बांसुरी। किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपके? बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, एडमिरल आर हरि कुमार, ऑप्शन 2 है आपका जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन 3 है आपका जनरल मनोज मुकुंद पांडे और ऑप्शन 4 है आपका लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। जी ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछा है आपका भारत में दूसरे, तो दूसरे कौन से होंगे? सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो दोस्तों ये आपके दूसरे हैं, तो पहले कौन होंगे? फर्स्ट नंबर पे कौन थे हमारे? वो थे आपके स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी। स्वर्गीय, इनका देहांत हो गया था, इनको ये शहीद हो गए थे, हेलीकॉप्टर क्रैश में ये शहीद हो गए थे। ठीक है, ये हमारे पहले सीडीएस थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? कथन एक है ईगल, कथन 2 है बास्केट। देखें दोस्तों, ईगल जो आपका शब्द है ये किससे संबंधित है? ये आपका गोल्फ से संबंधित है। किससे है? गोल्फ से। और आप जानते हैं बास्केट किससे संबंधित है? ये बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केट बॉल से संबंधित है। ऑप्शन कौन से हैं आपके? ना तो ये संबंधित है ना तो ये संबंधित है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। इसे ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा है आपसे संबंधित नहीं है,
तो एक भी संबंधित नहीं है और दो भी संबंधित नहीं है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4, एक और दो दोनों ही संबंधित नहीं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 17। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? भारत के खिलाड़ी हैं बहुत बड़े लिएंडर पेस, ये कौन सा खेल खेलते हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट या लॉन टेनिस? तो आपको पता होगा, सही उत्तर आपका लॉन टेनिस। कौन सा खेल खेलते हैं दोस्तों? ये लॉन टेनिस, जो कि ग्राउंड में खेला जाता है, इसमें खेला जाता है लॉन टेनिस। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश टैंक की व्यवस्था स्थापना की गई थी। सरकार को सलाह देने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? देखें, नैतिक सोच, सामाजिक सोच, धार्मिक विचार, नीतिगत विचार। तो स्थापना नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी वो किसके लिए की गई थी? नीतिगत विचार के लिए। सही उत्तर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर 4, नीतिगत विचार। साथियों, नीति आयोग जो है ये कब बना था आपका? ये बना था 2015 में, मोदी जी के कार्यकाल में 2015। इससे पहले क्या नाम था इसका, नीति आयोग का? इससे पहले इसका नाम था योजना योजना आयोग। काम दोनों का एक ही है, नीतिगत विचार करना, लेकिन नया नाम क्या है इसका? नीति आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया था। प्रश्न बड़ा ही सीधा है, संविधान सभा ने डैश को मतलब किस समय, किस तारीख को भारत के संविधान को अपनाया था? ऑप्शन 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947? दोस्तों आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को क्या हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हम क्या मनाते हैं उस दिन? इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ठीक है, माफी चाहूंगा, तो ये हमारा गलत होगा। सही उत्तर होगा आपका 26 नवंबर 1949। ठीक है दोस्तों, कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और पूर्णतः लागू कब किया गया था? तो ये पूर्णतः लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला और आखिरी। तो प्रश्न संख्या 20 है आपकी, जनगणना 2021 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक थी? महिला की जो साक्षरता है वो किस राज्य में सबसे अधिक थी? ऑप्शन है आपके पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल या मिजोरम? सही उत्तर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, केरल। सबसे ज्यादा साक्षरता दर भी केरल में ही थी, तो सही उत्तर होगा आपका केरल। ठीक है, इसी के साथ आपकी कोई समाप्त होती है।